माई अर्ली सपोर्ट, मेरे जो वालिद साहब थे वो सऊदी अरेबिया में थे। वो स्लीप के टाइम पे उसको माइकार्डियल इंफार्क्शन है, हार्ट अटैक हो गया। जैसे ही वो जागे बस उसको हार्ट अटैक हो गया था और वो उसी दिन वफात पा गए। हम माइग्रेट हो गए, मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। तो हम गए चारसदा, 2 किलोमीटर का मैं वो सफ़र करता था। फिर या तो छत पे जाते थे या डिग्गी में बैठते थे या कंडक्टर के सीट पे बैठते थे और कमाल की बेइज्जती होती थी। जैसे ही वो आ गया विदाउट चेकिंग कि दरवाज़ा टूटा भी या नहीं, डायरेक्टली हमें गालियाँ देना शुरू कर दी। स्कूल से वापस 3 या 4 बजे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड आता था और जैसे ही मैं 3-4 बजे आता था खाना खाने के डायरेक्टली बाद में जाता था उसकी दुकान में। 2 साल मैंने दुकान की, और दुकान कहाँ पे था, सामने सारे मैकेनिक्स वाले थे। तो बार बार मुझे इसकी वजह से जब आप डायरेक्टली छोड़ोगे तो आपको रिबाउंड सीजर्स हो गए, दिमाग में इलेक्ट्रिकल सेंसेशन होगी, झटके लगेंगे आपको। बार बार मुझे ऐसे सीजर्स आ रहे थे। तो एक दिन तो मैंने कहा खैर ये आपका कुछ थर्ड लेवल का मसला होगा। 2-3 दिन गुजरने के बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मुझे रेगुलर पैनिक अटैक्स आ गए। पैनिक अटैक्स में बंदे को लगता है कि मैं मर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, और ये एक दिन के लिए नहीं थी, मुसलसल 3-4 दिन के लिए थे। और फिर मैं इतना ख़राब हो गया कि मैं बार बार वहाँ इमरजेंसी गया, सिटी स्कैन भी किया। फिर मुझे पेशावर शिफ्ट किया। पेशावर जब शिफ्ट हुआ तो इमरजेंसी में एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे मेडिसिन लिख ली। उसने इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिख दी, मतलब साइकेट्री में जितने मेडिसिन है वो सारे उसने एक ही टाइम पे लिख ली। लेकिन जब मैंने मेडिसिन खा ली है उसकी वजह से नींद तो आ गई, सुबह उठ गया बस मैं पागल हो रहा था और सब लोग कह रहे थे गया सब कुछ। और मैं भी सोच रहा था कि MBBS बाढ़ में जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। अब गाँव गए, उन्होंने कहा कि इसको सेडेट करने हैं। 10-11 घंटे नींद लेता था। जब उठता था तो बस मेरे पीछे की कमर पे इतना दर्द होता था, सर में इंतहाई दर्द होता था और पैनिक वाली कंडीशन होती थी। मेमोरी भी ख़राब हो गई थी। बस सारे आधी रात आधा टाइम मेरा ये नींद में गुजरता था और सब लोग परेशान थे किसका क्या होगा, ये MBBS कंप्लीट करेगा या नहीं। ये फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर की कहानी नहीं थी, सेकंड की। मैंने किसी को नहीं बताई, मेरी अपनी स्टोरी। मैं खुद मोमंदी एजेंसी से हूँ। मैंने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ पे एक स्कूल था जो उस टाइम में मशहूर था कि पब्लिक स्कूल है। वहाँ पे हम टाट पे पढ़ते थे, लेकिन गांव के अकॉर्डिंगली वो एजुकेशन स्टैंडर्ड लेवल का था। हम वहाँ पे टाट पे पढ़ते थे। जब बारिश होती थी तो हम अपने घर वापस आते थे क्योंकि बैठने की जगह फिर नहीं होती वहाँ पे। हमारा गांव मशहूर इस वजह से है कि ये लोग ज़्यादा एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने स्कूल में पोजीशन ले लिया। इट वाज न्यू पार होल। फिर जो मेरा फर्स्ट क्लास था जब वो हो गया तो उसके बाद हम माइग्रेट हो गए, मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। तो हम गए चारसदा, वहाँ 1 महीना गुजारा। फिर उसके बाद हम गए पेशावर। 6-8 महीने हमने पेशावर में गुजारे। मैं फर्स्ट क्लास में था कि मैंने 2-3 पारे हिफ्ज़ भी किए थे उसी टाइम। लेकिन जब हम पेशावर से वापस आ गए, एक तो हमने पेशावर में 6-8 महीने आप किसी बच्चे को विदाउट स्कूल दे दो ना फ्री, तो उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तो हम आदी हो गए थे। फिर जब गांव वापस आ गए तो वो जिसका पोजीशन स्कूल में आया था उसका क्लास में पोजीशन नहीं आ रहा था, तो सेकंड क्लास ऐसे गुजरा। फिर थर्ड क्लास में खैर मेंटेन कर लिया। फिर फोर्थ क्लास में दोबारा स्कूल में पोजीशन आ गया। तो मैं उस दिन गया था, IDPs थे हमारे इलाके में, वहाँ पे तकरीबन 10,000 फैमिलीज़ आए थे। तो 23 मार्च का प्रोग्राम था और इन सारे IDPs को भी इनवाइट किया था। बाकी वहाँ पे जो DC और कर्नल वगैरह जो हाई अथॉरिटीज़ है वो सब आ गए थे। मैं उस टाइम छोटा भी था, लेकिन मेरे एक टीचर थे, उसने कहा कि आपने स्पीच करनी है। तो फोर्थ क्लास में वो मेरा पहला स्पीच था। स्कूल वालों ने कहा अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे रिज़ल्ट के डे पे तो हम आपको फेल करेंगे, लेकिन फिर भी मैं गया स्पीच के लिए। फिर प्राइमरी स्कूल जब हमारा कंप्लीट हो गया गाँव से, तो मैं गया दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये उस टाइम अपने एजेंसी का टॉप लेवल का स्कूल था। लेकिन जैसे ही हमारा क्लास उस स्कूल से ख़त्म हो गया तो वो स्कूल भी ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड इस लेवल का था। स्कूल ख़त्म हो गया, दूसरा स्कूल वो तो अच्छा था। और जो सारे हमारे क्लास के लोग थे ना 5th क्लास में, सब मुझसे बड़े बड़े थे। और टीचर ने कहा कि आपने 6th क्लास में नहीं बैठना, आप आ जाए क्लास को देख ले, ये बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं और आपकी उम्र कम है। फिर 1 साल मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, लेकिन 1 साल उन्होंने मेरा ड्रॉप किया ऐसे ही कि बस आप छोटे हो, आपकी उम्र कम है, और 5th क्लास में बैठे। 5th क्लास में बैठ गया, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम मेरे लिए एक्सटेंडर था। स्टार्ट में तो पोजीशन नहीं आ रहा था और एक माइंड सेट बन जाता है ना मेरा कि यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं ले सकता।
एक माइंड सेट बन जाता है कि ये लोग ज़्यादा तकड़े हैं हमसे, हालांकि जस्ट प्रेफरेंस होता है स्टडी का। लेकिन मसला ये था कि जिस स्कूल में जाता था ना वो तकरीबन हमसे 20 किलोमीटर दूर था, और 12 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक ख़तरनाक पहाड़ी उसके दरमियान है। बाकी 8 किलोमीटर अभी तो टनल है वहाँ पे, तकरीबन 1 किलोमीटर का है, 750 मीटर का। लेकिन बाकी तकरीबन 12 किलोमीटर का जो रास्ता था वो उस पहाड़ी का था। और लेकिन उससे भी जो बड़ा मसला था वो ये था कि हम स्टूडेंट्स थे, और स्टूडेंट्स को हमारे लोग तो एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते, तो गाड़ी वाले जो होते वो हमें पिक नहीं करते। अगर हमें पिक भी करते तो हमारी जगह क्या होती, या तो बैंक कोच की छत होती, या हमें कहते हैं कि शातावन खला, और या हमें सीट पे बिठाते थे, कंडक्टर वाले सीट पे, सवारी वाले सीट पे भी हमें बिठाने नहीं देते कि ये लोग हाफ कराई देते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं रोज़ाना 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र करता था हर सुबह। और पैदल सफ़र करते वक्त मेरे साथ पाक स्टडी की जो बुक होती थी या दूसरी बुक, ये बस मैं पढ़ता था कि एक सब्जेक्ट तो कवर हो जाएगा। ये 2 किलोमीटर में रोज़ाना, और फिर गाड़ी में भी पढ़ता था। अच्छा नहीं है पढ़ना, गाड़ी में पढ़ना या ऐसे ट्रैवलिंग में पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ता था। उस टाइम बंदी को समझ नहीं आती। 2 किलोमीटर का मैं वो सफ़र करता था, फिर या तो छत पे जाते थे, या डिग्गी में बैठते थे, या कंडक्टर के सीट पे बैठते थे, और कमाल की बेइज्जती होती थी। एक ड्राइवर था, उसने मैंने उसे बताया कि आप लोग हमें पिक क्यों नहीं करते, तो उसने मुझे कहा हम पिक क्यों करें। मैंने कहा कल हम आप लोगों की खिदमत करेंगे, हम कुछ बन जाएंगे। तो ही विद द बिग लाभ उसके साथ जो दूसरे लोग थे ना ऐसे पीछे हो गए, और एक कमाल का कहा लगा है कि यार ये लड़का कह रहा है कि मैं कल कुछ बनूंगा और कौम की खिदमत करूंगा। तो माइंड सेट इन लोगों का ये था। वो हमें नहीं ले जाते थे कि आप लोग हाफ कराई देते हो और आप लोग की एजुकेशन का हमें कुछ कोई फायदा नहीं है। बाकी पूरी गाड़ी खाली होती थी, लेकिन हमें कहते कि छत पे चढ़ो। और ये सिर्फ नॉर्मल डेज में नहीं होता था, रोड भी ख़राब हो गया फिर, और जब रोड ख़राब हो जाता है तो वो 5-6 सालों में ठीक नहीं हो रहा था। और जब मैं घर आ जाता था ना तो लोग मुझे नहीं पहचानते, इतनी गर्द गुबार रास्ते पे होती थी। हम तो यूजुअली छत पे आते थे, और ये भी हमारे लिए एक नेमत होती थी कि किसी ने छत पे बैठाया। और स्कूल की छुट्टी 1 या 2 बजे होती, लेकिन मैं रोज़ाना 3 बजे या 4 बजे वापस घर आता था, और कभी कभार शाम को भी वापस आ जाता। एक दिन मुझे याद है कि बारिश हो रही थी तकरीबन 1 हफ्ते से, और डाटसन को तो सब लोग जानते हैं। तो एक डाटसन वाला आ गया, 3-4 बजे थे। उसने कहा चलो मैं आप लोगों को हाफ किराए पे ले जाता हूँ। लेकिन 100 मीटर दूर एक होटल था, वहाँ पे उन्होंने चाय पी ली, और फिर गप्पे लगा रहा था 1 घंटा। तो हमने उसका वेट कर लिया। मेरे दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हम किराया नहीं देंगे, बस कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने खा लिए, उन्होंने जो सादा रोटी होती थी वो खा ली उस पर। जब हमने घंटा वेट किया तो घंटा वेट करने के बाद तकरीबन 100 मीटर हम गए थे कि 100 मीटर के बाद एक ब्रेकर आ गया, और उसने ब्रेकर नहीं देखा था ड्राइवर ने, और गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाया। तो पीछे डाटसन की जो पीछे वाली पोर्शन होता है उसमें गेट पड़ा था, दरवाज़ा नहीं होता घर का। किसी पता नहीं लगता घर में किसी की शादी थी, तो उसके लिए उन्होंने ख़रीदा था। तो ऐसी आवाज़ आ गई कि ये दरवाज़ा टूट गया, और जो लोग ऑन द वे बैठे थे उन्होंने कहा कि दरवाज़ा टूट गया। ड्राइवर को पता नहीं था। जैसे ही वो आ गया विदाउट चेकिंग कि दरवाज़ा टूटा भी है या नहीं, डायरेक्टली हमें गालियाँ देना शुरू कर दी। और डाटसन से हमें कहा कि हम नहीं ले जाते। हमने कहा हमने घंटा वेट किया, और उसने नीचे जो पत्थर होते हैं वो टाली है कि जाओ वरना इनसे आप लोगों को मार दूंगा। और ये हमारी मतलब हर वीक हमारी यही स्टोरी होती थी। फिर मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर पैदल गया, गाड़ी नहीं मिल रही थी कि बस अब 20 किलोमीटर पैदल जाना है घर। 3-4 किलोमीटर में पैदल गया, उन्होंने उसको रुकने का कहा। तो मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि मैं उसको खोल नहीं सकता था। अंदर से उन्होंने फिर खोल ली। और बाकी मुझे चिलब्लेन की बीमारी आप लोगों ने देखी है, ये जो उंगलियां होती है सर्दी में ये रेड हो जाते हैं, फिर फट जाते हैं। और ये सर्दी के विदिन 1 वीक स्टार्ट होने के बाद ये मसला मुझे होता था। इसके साथ हम रोज़ाना जाते थे। और मुझे याद है कि एक दिन मेरी उंगलियां, मैं घड़ी के पीछे था तो मेरी उंगलियों में बिल्कुल नम हो गए। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बस गिरने वाला हूँ। फिर मैंने अपने इस हाथ को जो पीछे क्या कहते हैं उसको, जालर कहते हैं क्या, उसको मैंने हाथ के साथ सपोर्ट दिया ताकि मैं गिरूँ नहीं। ये मतलब हमारी डेली बेस की स्टोरीज होती थी। ये कहानी कुछ इस तरह चलती थी कि 8th क्लास का टाइम हो गया। 8th क्लास में माई अर्ली सपोर्ट, मेरे जो वालिद साहब थे वो सऊदी अरेबिया में थे। वो स्लीप के टाइम पे उसको MI का अटैक, माइकार्डियल इन्फार्क्शन है, हार्ट अटैक हो गया। जैसे ही वो जागे बस उसको हार्ट अटैक हो गया था, और वो उसी दिन
वफात पा गया। 8th क्लास का टाइम था। उस टाइम तक तो हमारी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, लेकिन जैसे ही द आर्मी सपोर्ट लॉस हो गया तो हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो गई। मेरे 2 बड़े भाई है, तो एक भाई के लिए हमने गांव में शॉप का बंदोबस्त किया कि अब सपोर्ट के लिए वो तो गए, आपने कुछ करना है। तकरीबन 1 साल उन्होंने गांव में शॉप की, तो 1 साल के बाद उसको टीबी की बीमारी हो गई, और टीबी की बीमारी लगने के बाद वो 2 साल के रेस्ट पे गए। 2 साल वो रेस्ट पे थे, और फिर मैं स्कूल भी जाता था। स्कूल से वापस 3 या 4 बजे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड आता था, और जैसे ही मैं 3-4 बजे आता था खाना खाने के डायरेक्टली बाद में जाता था उसके दुकान में। 2 साल मैंने दुकान की, और दुकान कहाँ पे था, सामने सारे मैकेनिक्स वाले थे, जो कार मैकेनिक्स होते हैं, ट्रैक्टर वाला मैकेनिक्स और मोटरसाइकिल वाला, इनकी जो अलग मार्केट होती है वहाँ पे हमारा दुकान था। तो उनके शोर भी बहुत ज़्यादा होते थे, और बाकी वो लोग आपको पता है ट्रैक्टर वाले और वगैरह वो कैसे होते। तो मैं उसी कंडीशन में 3 बजे के बाद अपने साथ एक नोट्स को डेली बेस पे लेता था, और शाम तक उधर स्टडी करता था। मेरे लिए बस वही स्टडी रूम था। और फिर मैट्रिक के टाइम पे स्कूल के साथ स्टडी के साथ मेरे 2 बंदे थे, उसको प्री ट्यूशन भी किया। 9th क्लास के थे, उनको मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। फिर मैट्रिक वाला हो गया, पीसी की टाइम आ गई, तो पीसी में कुछ पता नहीं था कि एडमिशन कहाँ लेना है। सिर्फ ये पता था कि इस्लामिक कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। एडमिशन ले लिया। इस्लामिक कॉलेज में मेरा 4th नंबर पे था, तो कुछ लोगों ने तो हिफ्ज़ इसलिए किया था कि वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। बाकी मेडिकल कॉलेज में सब भूल जाते हैं, किसी को भी हिफ्ज़ याद नहीं होता, सब लोग भी इसके लिए करते हैं। तो मेरा 4 नंबर पे था, मैं इस्लामिया से रह गया। तकरीबन एडमिशन रिज़ल्ट के 3-4 महीने बाद मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैं घर में था, मेरे क्लास फेलो ने कहा हमने तो एकेडमी भी स्टार्ट कर दिया, अभी तक आपने एडमिशन नहीं की। तो उसने कहा कि मेरा एक कज़न है और वो तो पहल साहब को जानते हैं और आपके लिए कैपिटल कॉलेज में बात करते हैं। मैं इस नीयत से नहीं आया था कि मैं कैपिटल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। मैंने उसे कहा कि आज का डे मेरे साथ है, मैं कैपिटल कॉलेज में भी टेस्ट दूंगा, बाकी जहाँ पे टेस्ट है बस मुझे टेस्ट देने हैं। 3-4 महीने रिजल्ट के हो गए थे, सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। और कैपिटल कॉलेज का टेस्ट यूजुअली फेमस इसलिए कि टफ टेस्ट होता है, और जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं वो भी मैंने खुद देखे कि 22 और 25 मार्क्स लेते हैं। और मैं बैठ गया हाल में और डायरेक्टली मैंने टेस्ट अटैम्प्ट कर दिया विदिन 30 मिनट्स। मैंने इस नीयत से अटैम्प्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूँगा, बस डायरेक्टली अटैम्प्ट किया। अपने क्लास फेलो को कहा कि यहाँ से जाना है दूसरे जगहों पे। वो मेरे सामने कैलकुलेट कर रहे थे, जब उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया तो उन्होंने मेरे ख्याल में 27 या कुछ इस तरह कहा। तो मैंने उसको कहा कि यार इतना ख़राब तो भी मैंने नहीं किया कि ये लोग 27 काउंट करते। तो उसने फिर तो पहल साहब ने कहा कि हमने जो पहले टेस्ट लिया था और अब जो टेस्ट लिया तो ओवरऑल 3-4 महीने गुजरने के बाद आपका सेकंड पोजीशन आया है। आप घर पे कॉल करें, आपने कहीं नहीं जाना, हम स्कॉलरशिप यूजुअली नहीं देते लेकिन आपको देते हैं। फिर 2 साल का आप स्मूथ चले कैपिटल कॉलेज में। कैपिटल कॉलेज के हर कोने में हमने स्टडी किया, हर रूम में स्टडी किया। हॉस्टल तो बहुत मज़े का था। जब सेशन ख़त्म हो गया था तो हम हामिद सर को जस्ट मैसेज करते थे कि सर हमने स्टडी करनी है, तो वो कहते थे कि जो जगह आपको मिल जाए बस आ जाओ और वहाँ पे स्टे करो। कभी DIT के सेक्शन में होते थे, कभी यहाँ पे होते थे। 2 साल हमने ऐसे गुजार लिए। 2 साल के बाद मैं आ गया वापस गाँव। कोविड का टाइम था। हम घर में, ये मेरे कज़न ये जानते हैं, 5 अंकल्स हैं हमारे, तकरीबन 35 लोग हैं हम घर में। और हमारे लोग कहते हैं ना कि आप अपनी स्टडी करो, शोर पे आप ज़्यादा ध्यान न दो, लेकिन शोर में स्टडी नहीं होती है तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल MBBS में दोबारा शिफ्टिंग होगी इंटरव्यू के बाद। MBBS के पहले चंद महीने डॉक्टर बन गया, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन चंद महीने ही गुजर गए थे कि एक और बड़ा धचका लगा। मैं इधर DIT सेक्शन में था, कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस थे, मुझे माइग्रेन वाला इशू था थ्रू मतलब 5 to 6 ईयर्स मुझे था। मैंने कहा चलो इसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट करते। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, जाना नहीं चाहिए उसके पास, लेकिन मैं गया, मुझे पता नहीं था। उसने मेडिसिन लिख दी। उस मेडिसिन में एक एंड्राल, सब लोग जानते हैं, एंड्राल हार्ट बीट को स्लो करते हैं। जब आप छोड़ते हो तो उसके साथ फिर टेकिकार्डिया होता है, आपका हार्ट बीट तेज़ होता है, तो उसके छोड़ने का अपना तरीका होता है। दूसरा मेडिसिन जो लिखा था वो एंटी एपिलेप्टिक का था, मिर्गी के मरीजों को भी देते हैं, माइग्रेन को भी, लेकिन स्टार्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा मसला नहीं था। लेकिन मैं कहा कि परमानेंट अगर इसका कोई सोल्यूशन है। उसने कहा ये मेडिसिन ले लो और फिर छोड़ लो। 1 महीना मैंने मेडिसिन ले लिया और जब कॉलेज गया दोबारा छोड़ दिया। तो जब आप उस एंटी एपिलेप्टिक को छोड़ोगे ना, उसके स्टार्ट करने का अपना तरीका होता है और छोड़ने का अपना तरीका होता है। कम से कम 1-2 साल आपने उसके डोज को कम करना है फिर छोड़ना है। मैंने महीने के बाद डायरेक्टली छोड़ दिया। फ्रेंड्स बार बार कह रहे थे ये दिमाग की गुजरे, इसको ना खाओ, वो भी फर्स्ट ईयर में थे, उनको क्या पता था। फिर मैंने वो सारे मेडिसिन
एंड्रॉल और ये सारे छोड़ दिए। अब एंड्रॉल की वजह से तो मेरा हार्ट बीट बार बार तेज़ हो रहा था, दर्द वाली दवाइयाँ छोड़ दी थी, उसकी वजह से बार बार हेडेक हो रहा था। और जो एंटीएपिलेप्टिक थे मिर्गी वाले, ये मैंने जब छोड़ दिए तो बार बार मुझे इसकी वजह से, जब आप डायरेक्टली छोड़ोगे तो आपको रिबाउंड सीजर्स हो गए, दिमाग में इलेक्ट्रिकल सेंसेशन होगी, झटके लगेंगे आपको, बार बार मुझे ऐसे सीजर्स आ रहे थे। तो एक दिन तो मैंने कहा खैर ये आपका कुछ थर्ड लेवल का मसला होगा। फिर दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन मैं गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी के ओपीडी नहीं गया, मुझे पता नहीं था। वहाँ पे हाउस ऑफिसर होते और टीम हाउस, किसी ने भी मुझसे हिस्ट्री नहीं ली कि आपने कौन सी मेडिसिन, मसला तो उस मेडिसिन का था बस, वो मुझे दर्द वाले मेडिसिन देते थे और दर्द वाले इंजेक्शन। और हमारा एक प्रोफेसर था, उसके पास जो भी जाता है वो कहते हैं टेंशन नहीं है। मैंने कहा सर एग्जाम नहीं है, एमबीबीएस में अभी एडमिशन हुआ है, किसी बात का भी टेंशन नहीं है, एग्जाम में 3-4 महीने है, मैंने ये मेडिसिन लिया और अब मुझे ये मसला है। वो बार बार मुझे दर्द की दवाई ले रहा था। 2-3 दिन गुजरने के बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मुझे रेगुलर पैनिक अटैक्स आ गए। पैनिक अटैक्स में बंदे को लगता है कि मैं मर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, और ये एक दिन के लिए नहीं थी, मुसलसल 3-4 दिन के लिए थे। और फिर मैं इतना ख़राब हो गया कि मैं बार बार वहाँ इमरजेंसी गया, सिटी स्कैन भी किया, फिर मुझे पेशावर शिफ्ट किया। पेशावर जब शिफ्ट हुआ तो इमरजेंसी में एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे मेडिसिन लिख ली। उसने इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिख दी, मतलब साइकेट्री में जितने मेडिसिन है वो सारे उसने एक ही टाइम पे लिख लिए। साइकेट्री का एक डोज भी बंदा टॉलरेट नहीं कर सकता, उसके स्टार्ट करने का अपना तरीका होता है, और उस भाई ने डायरेक्टली हाईएस्ट डोज से स्टार्ट कर दी। एंटीएपिलेप्टिक 1 दिया, डिपाकान 250 दिए, एंड्रॉल 40 में स्टार्ट कर दी, क्यूसिल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, वो इस पैनिक अटैक्स में लोग नहीं देते, वो स्टार्ट कर दी। और साथ में जो मेरे रेगुलर मेडिसिन थे वो जब गाँव गए तो सब लोग कह रहे थे यार यू आर नॉर्मल, लेकिन जब मैंने मेडिसिन खा ली है उसकी वजह से नींद तो आ गई, सुबह उठ गया बस मैं पागल हो रहा था, और सब लोग कह रहे कि गया सब कुछ, और मैं भी सोच रहा था कि एमबीबीएस बाढ़ में जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। गाँव गए, उन्होंने कहा कि इसको सिडेट करना है। गाँव वालों के साथ जब कोई ऑप्शन नहीं रहता टेक्नीशियन के साथ, तो वो नशे की इंजेक्शन लगाया, उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहा। फिर दोबारा मैं पूरा दिन, इतवार की दिन थी, क्लिनिक्स भी सारे बंद थे, अस्पताल भी बंद थे, पूरा रात मैंने ऐसे गुजारा ना जैसे बस मैं मरने वाला हूँ। हर टाइम में ही सोचता, मेडिसिन इतने ज़्यादा हैवी मेडिसिन थे, मतलब इतनी ज़्यादा मेडिसिन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जब यहाँ पे आ गए तो न्यूरोलॉजिस्ट ने मेडिसिन निकली, वो मेडिसिन में मैंने तकरीबन एक अप टू द एग्ज़ाम टाइम कंटिन्यू रखी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम तकरीबन फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस मैंने 40 से 45 डेज़ में पास किया था, और वो भी मतलब अच्छे मार्क्स के साथ। उस टाइम पे जो मार्क्स थे, एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं 10-11 घंटे नींद लेता था, जब उठता था तो बस मेरे पीछे की कमर पे इतना दर्द होता था, सर में इंतहाई दर्द होता था, और पैनिक वाली कंडीशन होती थी, मेमोरी भी ख़राब हो गई थी। बस सारे आधी रात आधा टाइम मेरा ये नींद में गुजरता था, और सब लोग परेशान थे किसका क्या होगा, ये एमबीबीएस कंप्लीट करेगा या नहीं। ये फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर की कहानी नहीं थी, सेकंड में भी कुछ यूँ चल गई, फिर थर्ड और फोर्थ में तो थोड़ा स्टेबल हो गया। फिर फोर्थ में मैंने एक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखी कि अब मैंने अपने फिजिशियन पे ट्रस्ट करना है, लोगों के ओपिनियन पे नहीं जाना। फिर फाइनल ईयर में मेरे लिए ये सारे ड्रग्स छोड़ना ये मुश्किल था। एक गलती की वजह से बंदे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो फाइनल ईयर में ड्रग्स छोड़ना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने वो छोड़ दी, और फॉर द फर्स्ट टाइम पूरा साल मैंने विदाउट ऐसे मेडिसिन के एमबीबीएस का एक टफ ईयर और लास्ट ईयर मैंने पास कर दिया। सो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ईच एंड एवरी वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैन डू फ्रॉम मी इन अ बेटर वे।